हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इंडियन हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे। लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू डेवलपमेंट, राइट्स एंड पार्टिसिपेशन। जब हम नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले फ्रीडम स्ट्रगल आता है। हम सोचते हैं कि इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना। लेकिन क्या नेशनल मूवमेंट सिर्फ इंडिपेंडेंस तक ही लिमिटेड था? नहीं। अगर आज इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट्स है, हर अडल्ट वोट दे सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करती है, तो इन सब आइडियाज़ की फाउंडेशन नेशनल मूवमेंट के दौरान रखी गई थी। इसीलिए हम कहते हैं कि नेशनल मूवमेंट की सबसे बड़ी लेगेसी है मॉडर्न इंडिया। लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। द लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट मीन्स द आइडियाज, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स दैट इंडिया रिसीव्ड फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल against British rule. The Indian national movement was not only about getting independence but also about building a new India based on democracy, equality, rights of citizens, participation of people, social justice, economic development, national unity. लेगेसी का मतलब होता है वो परमानेंट कंट्रीब्यूशन जो फ्यूचर जनरेशन को इन्फ्लुएंस करे। इंडियन नेशनल मूवमेंट की लेगेसी का मतलब है वो वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशंस जो फ्रीडम स्ट्रगल से निकली और आज भी इंडिया को गाइड करती है। ये वैल्यूज़ हैं डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीपल्स पार्टिसिपेशन। इसीलिए नेशनल मूवमेंट सिर्फ हिस्ट्री नहीं है बल्कि प्रेजेंट इंडिया की फाउंडेशन है। नेशनल मूवमेंट के लीडर्स सिर्फ ब्रिटिश को भगाना नहीं चाहते थे। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां डेवलपमेंट सबके लिए हो, राइट्स सबको मिले और गवर्नेंस में हर सिटीजन पार्टिसिपेट करे। यही तीन पिलर्स हैं: डेवलपमेंट, राइट्स एंड पार्टिसिपेशन। अब हम देखते हैं ये आइडियाज़ कैसे डेवलप हुए। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। Indian National Congress was founded in 1885 by A.O. Hume to unite educated Indians, to discuss problems of Indians, to demand reforms from British government, to increase political awareness. INC became the main organization leading the freedom struggle. It taught Indians political participation, constitutional methods, unity among religions and regions. 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन हुई। फाउंडर थे A.O. ह्यूम। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे W.C. बनर्जी। पहला सेशन बॉम्बे में हुआ जिसमें 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव शुरू में रेवोल्यूशन करना नहीं था। उसका पर्पस था एजुकेटेड इंडियंस को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देना जहां वो अपनी प्रॉब्लम्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पीसफुली रख सकें। कांग्रेस ने इंडियंस में पॉलिटिकल अवेयरनेस डेवलप की। इसी वजह से इसे इंडियन नेशनल मूवमेंट की ऑर्गेनाइज्ड बिगिनिंग माना जाता है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। Indian Councils Act 1861 was introduced by the British government. Indians were included in legislative council for the first time. A portfolio system was introduced. Legislative powers were restored to the provinces. Though limited, it was the beginning of participation of Indians in governance, representative institutions. 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि इंडियंस को कम्प्लीटली इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है।
इसीलिए 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को दोबारा इस्टेब्लिश किया गया और कुछ इंडियंस को नॉमिनेट भी किया गया, लेकिन ये नॉमिनेशन सिर्फ सिंबॉलिक था। रियल पावर गवर्नर जनरल के पास ही थी। फिर भी इस एक्ट का इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि पहली बार इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन का लिमिटेड एक्सपीरियंस मिला। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। Indian Councils Act 1892 increased Indian participation slightly. More members in legislative councils, Indians could discuss the budget, indirect election started, helped the growth of representative government. Indians slowly learned parliamentary practices, increased political awareness. जैसे जैसे पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी, इंडियंस ने ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की डिमांड की। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 पास किया। इस एक्ट में काउंसिल मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई, बजट पर डिस्कशन की परमिशन दी गई और इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन फाइनल पावर अभी भी ब्रिटिश के पास थी। ये एक्ट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल। इन 1895, nationalist leaders prepared a constitutional proposal called the Constitution of India Bill 1895. Fundamental rights for the citizens, freedom of speech, equality before law, rights to property. This was an early idea of constitutional government, civil liberties, democratic rights. It later influenced the Indian Constitution. Constitution of India Bill 1895, जिसको हम स्वराज बिल भी कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए पहला कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट माना जाता है। इस बिल में कई प्रोग्रेसिव आइडियाज़ दिए गए, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्री एजुकेशन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये बिल ऑफिशियली एक्सेप्ट तो नहीं हुआ, लेकिन इसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया। इंडियंस सिर्फ रिफॉर्म्स नहीं बल्कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी सोचने लगे थे। इसी ने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की फाउंडेशन रखी। होम रूल मूवमेंट 1916। अब डिमांड और स्ट्रांग हो गई। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट शुरू किया। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे पॉलिटिकल एजुकेशन, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियंस, नेशनल यूनिटी। इसकी इम्पोर्टेंस थी, इट स्प्रेड नेशनलिज्म अमंग कॉमन पीपल, प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर मास मूवमेंट्स, इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ एंड विमेन। होम रूल का मतलब होता है अपना शासन। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रहकर इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट मिलना चाहिए। इस मूवमेंट ने पॉलिटिकल अवेयरनेस को विलेजेस तक पहुंचाया और गांधी जी के मास मूवमेंट के लिए ग्राउंड प्रिपेयर किया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1918। Montagu Chelmsford reforms led to the Government of India Act 1919. इसके फीचर्स थे, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स. It increased Indian participation. Indians gained administrative experience. Step towards responsible government. However, powers remained with the British officials.
अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स अनाउंस किए जिन्हें हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव था इंडियंस को ग्रेजुअली एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करना। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर था डायरकी। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स में पुलिस, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर थे और ये ब्रिटिश के कंट्रोल में रहे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट थी और ये इंडियन मिनिस्टर्स को दिए गए। पहली बार इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला, लेकिन गवर्नर के पास वीटो पावर थी, इसीलिए रिफॉर्म्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुए। अब हम आते हैं गांधी जी के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, स्वराज। स्वराज का मीनिंग होता है सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नमेंट। फॉर महात्मा गांधी, स्वराज did not only mean freedom from British rule, it also mean village self-government, economic independence, equality and justice. अक्सर लोग स्वराज का मीनिंग सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम समझते हैं, लेकिन गांधी जी के लिए स्वराज का मीनिंग बहुत ब्रॉड था। उनके अकॉर्डिंग स्वराज का मतलब था अपने ऊपर कंट्रोल, मॉरल लाइफ, सेल्फ डिसिप्लिन, विलेज सेल्फ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस और सोशल इक्वालिटी। गांधी जी कहते थे, रियल स्वराज तब आएगा जब हर आदमी अपनी जिम्मेदारी और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे। According to Gandhi, every village should be self-sufficient, people should participate in governance, society should be based on truth and non-violence. Gandhi's contribution to national movement. 1915 में गांधी जी इंडिया आए और नेशनल मूवमेंट की डायरेक्शन ही बदल दी। पहले मूवमेंट एजुकेटेड क्लास तक लिमिटेड था। गांधी जी ने इसे मास मूवमेंट बना दिया। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में फार्मर्स की हेल्प की, खेड़ा सत्याग्रह में टैक्स रिलीफ दिलाया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में वर्कर्स का सपोर्ट किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया इन 1920, क्विट इंडिया मूवमेंट के थ्रू ब्रिटिश को इंडिया छोड़ने की डिमांड की इन 1942, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930। सबसे बड़ी बात, उन्होंने फार्मर्स, वर्कर्स और स्टूडेंट्स को फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बनाया। यही पार्टिसिपेशन की सबसे बड़ी लेगेसी है। गांधीयन प्रिंसिपल्स। ट्रुथ मीन्स सत्य, ऑलवेज फॉलो द ट्रुथ, नॉन वायलेंस अहिंसा, नो वायलेंस इवन अगेंस्ट एनिमीज, स्वदेशी यूज इंडियन मेड गुड्स, सर्वोदय वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल। गांधी जी के प्रिंसिपल्स सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं थे। उनके मेजर प्रिंसिपल्स थे सत्य मीन्स ट्रुथ, अहिंसा नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, स्वदेशी, खादी, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, रिलीजियस हार्मनी एंड सिंपल लिविंग। नेहरू रिपोर्ट कमेटी 1928। 1928 में मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में नेहरू कमेटी बनी। इसके रिकमेंडेशंस थे डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसकी इम्पोर्टेंस थी फर्स्ट मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रिपेयर्ड फॉर इंडियंस by Indians, inspired future constitution of India, promoted democratic values. साइमन कमीशन के ऑपोजिशन के बाद इंडियंस ने खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया। रिपोर्ट ने रिकमेंड किया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर,
इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, अडल्ट फ्रेंचाइज की डायरेक्शन एंड डोमिनियन स्टेटस। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था जो इंडियंस ने खुद प्रिपेयर किया था। कराची रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस 1931। Karachi resolution was passed by the INC in 1931. It is very important because it explained fundamental rights, economic justice, social equality. Fundamental rights in Karachi resolution: civil rights, freedom of speech, freedom of press, freedom of association, equality, equality before law, no discrimination, labor rights, living wages, protection of workers। 1931 का कराची सेशन इंडियन नेशनल मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट था। इस रेजोल्यूशन ने फ्यूचर इंडिया का सोशल और इकोनॉमिक विजन दिया। कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि इंडिपेंडेंट इंडिया में इक्वालिटी होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होगा, माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन होगी, वर्कर्स को फेयर वेजेस मिलेंगे, फार्मर्स को प्रोटेक्शन मिलेगी, स्टेट पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगा। बाद में इनमें से बहुत से आइडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट बने। Writs of habeas corpus. Habeas corpus means to produce the body. If a person is arrested illegally, the court can order the authority to present the person before the court. Its importance: protects personal freedom, prevents illegal detention, safeguards human rights. अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है हीबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस द पर्सन बिफोर द कोर्ट। अगर किसी सिटीजन को इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया हो तो कोर्ट गवर्नमेंट को ऑर्डर करता है कि उस पर्सन को कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए। ये पर्सनल लिबर्टी की सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। इसका रिलेशन आज आर्टिकल 21 और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से भी जोड़ा जाता है। आइडियाज ऑफ सोशलिज्म इन नेशनल मूवमेंट। Socialism means reducing inequality and ensuring economic justice. Leaders like Jawaharlal Nehru supported socialism. इसके फीचर्स थे equal opportunities, reduction of poverty, state control of major industries, welfare of workers and farmers. It influenced planning in independent India, inspired welfare state policies. नेशनल मूवमेंट के दौरान लीडर्स को रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम इनफ नहीं है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी ख़त्म होनी चाहिए। इसी से सोशलिज्म का आइडिया स्ट्रॉन्ग हुआ। सोशलिज्म का मतलब है रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ऑब्जेक्टिव था पुअर और रिच के बीच में गैप कम करना, वर्कर्स और फार्मर्स की प्रोटेक्शन और वेलफेयर स्टेट बनाना। गांधीयन इकोनॉमिक्स। इसके मेन फीचर्स थे विलेज इकोनॉमी, विलेजेस शुड बिकम सेल्फ रिलायंट, कॉटेज इंडस्ट्रीज, promotion of handloom and khadi, Swadeshi, use local products, decentralization, economic power should not remain in few hands. Example, khadi, spinning wheel charkha became symbol of self-reliance, employment, nationalism. गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि डेवलपमेंट का सेंटर ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। उन्होंने एम्फसाइज दिया विलेज इकोनॉमी, स्वदेशी, खादी, कॉटेज इंडस्ट्रीज, डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रस्टीशिप, सेल्फ रिलायंस।
उनका मानना था कि अगर विलेजेस स्ट्रांग होंगे तो इंडिया स्ट्रांग बनेगा। गांधीयन सोशल फिलॉसफी, इसके आइडियाज थे इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन, अनटचेबिलिटी रिमूवल। Gandhi fought against untouchability, religious harmony, respect for all religions, non-violence, peaceful society based on cooperation, simple living, avoid greed and materialism. Gandhi called untouchables Harijans and worked for their upliftment. गांधी जी का सोशल विजन इक्वली इम्पॉर्टेंट था। उन्होंने कहा सभी रिलीजन्स इक्वल है, अनटचेबिलिटी ख़त्म होनी चाहिए, विमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, वायलेंस की जगह अहिंसा होनी चाहिए, ट्रूथ और मॉरलिटी सोसाइटी का बेस होना चाहिए और डेवलपमेंट का बेनिफिट सोसाइटी के लास्ट पर्सन तक पहुंचना चाहिए। इस आइडिया को गांधी जी सर्वोदय और अंत्योदय के थ्रू एक्सप्लेन करते थे। Legacy of national movement in modern India. The national movement gave India democracy. People elect their government. Fundamental rights. Citizens enjoy freedom and equality. Secularism. Equal respect for all religions. Participation. Women, workers, peasants participated in politics. Welfare state, the government works for the welfare of poor people. National unity, different communities united as one nation. आज के इंडिया में नेशनल मूवमेंट की लेगेसी कहाँ दिखती है? जब हम वोट देते हैं, ये नेशनल मूवमेंट की लेगेसी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, ये नेशनल मूवमेंट की लेगेसी है। जब हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, ये भी नेशनल मूवमेंट की लेगेसी है। जब पंचायती राज के थ्रू विलेजेस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये नेशनल मूवमेंट की लेगेसी है। जब गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स चलाती है, ये भी नेशनल मूवमेंट की लेगेसी है। और जब इंडिया डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर चलने की कोशिश करता है, तब भी हम नेशनल मूवमेंट की लेगेसी को ही जी रहे होते हैं। Conclusion. The Indian national movement created the political, social and economic foundation of modern India. It promoted democracy, rights, equality. तो फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट सिर्फ ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं था, ये एक नेशन बिल्डिंग मूवमेंट था। इसने हमें सिर्फ इंडिपेंडेंस नहीं दी, इसने हमें डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल दिया और पीपल्स पार्टिसिपेशन की कल्चर दी। इसीलिए अगर कोई पूछे कि मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन किसने रखी, तो आंसर होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट ने। इसी लेगेसी को बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया और आज भी वही वैल्यूज़ हमारे डेमोक्रेसी की बैकबोन है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।